माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नदी अपहरण या सरिता अपहरण यानी कि रिवर कैप्चरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, नदी अपहरण या रिवर कैप्चरिंग एक नदी के द्वारा या एक जो नदी बलवान होती है, जिसके अंदर वेग ज़्यादा होता है, ताकत ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जब वो किसी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है यानी उसके जल को अपनी घाटी में मिला लेती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नदी अपहरण या रिवर कैप्चरिंग। ये 3 प्रकार से होता है, या आप जानते हैं नदी की तीन अवस्था होती है। बाल्यावस्था, ठीक, जो यूथफुल स्टेज होता है नदी का पहला, दूसरा प्रौढ़ावस्था और तीसरा जीर्णावस्था। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में हमें जो नदी की घाटी का कैप्चर है या अपहरण है वो देखने को मिलता है, परंतु यह सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था यानी कि पहली अवस्था जो नदी की होती है, जो पर्वतों के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी हेडवर्ड इरोजन। यानी जब नदी अपने शीर्ष भाग में अपर्दन का कार्य करती है, तब जो नदी का अपहरण होता है, एक तो वो हो गया। दूसरा लेटरल इरोजन या क्षैतिज अपर्दन के द्वारा नदी जब प्रौढ़ावस्था में अपनी घाटी को चौड़ा करते समय, दोनों किनारों को काटते समय अपनी बगल से प्रवाहित किसी अन्य नदी के जल को जब अपनी घाटी में मिला लेती है तब। और एक तीसरा होगा जब मियांडर जो रिवर बनाती है अपनी वृद्धावस्था में, उन मियांडर्स के यानी कि विसर्पों के मिल जाने से जो नदी की घाटियां आपस में मिल जाती हैं, यानी कि एक मुख्य नदी दूसरी नदी के जल को अपने घाटी में मिला लेती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक नदी है, मेन रिवर है। इसने एक नदी के जल को अपनी घाटी में मिलाया है। इसके लिए इसने अपनी घाटी को साइड से काटा होगा। ये मैं साधारण आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से नदी अपनी किसी नदी का अपहरण करेगी। तो ये अपहरणकर्ता नदी है, यानी कि कैप्टर रिवर है, रिवर ए। इसने रिवर बी का अपहरण किया है। पहले ये जो रिवर बी थी, ये कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही थी, इसकी घाटी ये थी यहाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब ये रिवर जो है वो अपहरणकर्ता नदी का ही एक हिस्सा बन गई है। तो जो नदी, जिस नदी के जल का अपहरण होता है उसे कैप्चर्ड रिवर या अपहृत नदी कहते हैं, और जो नदी अपहरण करती है उसे कैप्टर रिवर या अपहरणकर्ता नदी कहते हैं। अब जो कैप्चर्ड रिवर है उसकी घाटी का जो भाग कट जाता है यानी कि अलग हो जाता है, यानी जिसमें जल नहीं पहुंच पाता है, वो भाग शुष्क रह जाता है और उसे अपहृत नदी की शुष्क घाटी या ड्राई वैली कहते हैं। ये देखिए, ये इस नदी की पहले वाली पुरानी घाटी है, ये अब शुष्क हो गई है और ये नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। इसमें देखिए, ये नदी के शीर्ष अपर्दन या हेडवर्ड इरोजन को दिखाया गया है। इसमें यहाँ बीच में आपको जल विभाजक दिख रहा होगा या वाटर डिवाइड। ये एक्चुअली 2 नदी तंत्रों को अलग करने का काम करता है। बीच का ऊंचा स्थल भाग होता है जिसे हम जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 नदियाँ हैं, एक नदी है ए और एक नदी है ये बी, ठीक। इनकी स्ट्रीम्स, जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, वो इनमें आकर के मिल रही हैं। यहाँ ये जो रिवर है ये सी, जिसको सी नाम दिया गया है, सी, इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ जो रिवर है डी, इसको ध्यान से देखिए। इन्हीं दोनों पर जो अपहरण या रिवर कैप्चरिंग का कार्य जो है वो होने वाला है। बाकी ये नदी बी और ये मुख्य नदी ए। ये नदी सी, मुख्य नदी ए जो है, ए रिवर की सहायक नदी है सी, और डी जो है, डी नदी बी रिवर की सहायक है, बी मेन रिवर की, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये जो सी रिवर थी, इसने अपने शीर्ष को, यानी यहाँ से निकल रही थी, इसको काटना शुरू किया और काटते काटते यहाँ से डी रिवर निकल रही थी, डी रिवर के उद्गम स्थल तक काट दिया। अब हुआ क्या कि जब सी रिवर ने यहाँ डी रिवर के उद्गम को काटा, तो चूंकि सी रिवर का ढाल तीव्र था और सी रिवर का जो तल है वो डी रिवर की तुलना में नीचे था, डाउन था, इस वजह से डी रिवर का जल सी रिवर की घाटी में प्रवाहित होने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस नदी ने जल विभाजक को काटा है, यहाँ दोनों तरफ, यहाँ से जब जल विभाजक कटा है तो
ये जो डी रिवर है इसका जल अब इस तरफ प्रवाहित होने लगा है। पहले ये डी रिवर का जल इसमें आ रहा था, रिवर बी में आ रहा था। अब रिवर बी जो है वो क्या हो गई है, रिवर बी यहाँ पे देखिए ये हिस्सा रिवर बी का शुष्क है, ठीक। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो डी रिवर थी, जो इसकी सहायक नदी आके इसमें मिल रही थी, वो क्या हो गई, वो यहाँ से मुड़कर और ढाल का अनुसरण करते हुए कहाँ चली गई, रिवर सी में मिली, और रिवर सी से ये कहाँ पहुँच गई, रिवर ए में। क्योंकि जल विभाजक का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, इसका ढाल तीव्र है, यहाँ पर स्टीप स्लोप है, और ये जो जल विभाजक का हिस्सा है यहाँ पर ढाल मंद है। इस वजह से इस किनारे पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मंद गति से प्रवाहित होती हैं, इनकी शक्ति कम होती है, जबकि इस किनारे पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ यानी जल विभाजक के इस साइड जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं इनका ढाल तीव्र होता है। इसी वजह से ये जो नदी है इस किनारे वाली, इनकी घाटी गहरी होती है, क्योंकि इनके पास वेग ज़्यादा होता है, और ये शीर्ष अपरदन ज़्यादा तेजी से करती हैं। इसी शीर्ष अपरदन की वजह से सी नदी ने डी नदी के जल को क्या किया, अपने घाटी में समाहित कर लिया। इसी को हम बोलते हैं रिवर कैप्चरिंग। ये देखिए यहाँ सी रिवर अपहरणकर्ता नदी है, कैप्टर स्ट्रीम है, और जो डी है ये कैप्चर्ड स्ट्रीम है। डी नदी के जल को इसने कैप्चर कर लिया। साथ ही ये बी रिवर की जितनी भी इसके ऊपर की सहायक नदियाँ थी, ये सारी की सारी अब क्या कर रही हैं, अब ढाल का अनुसरण करते हुए सी नदी में जा रही हैं, यानी सी रिवर में, और उसके बाद वो ए में मिल जा रही हैं, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको नदी का अपहरण कार्य संपादित होता है। अब यहाँ एक दो चीज़ें आप जान लीजिए, जहाँ से नदी का जल दूसरी जो कि अपहरणकर्ता नदी की तरफ मुड़ता है, तो वहाँ पर जैसे कोहनी नुमा हिस्सा बनता है, ऐसे मोड़, एक तीक्ष्ण मोड़ बनता है। उस मोड़ को हम कहते हैं अपहरण की कोहनी, यानी कि या एल्बो ऑफ कैप्टर स्ट्रीम। यानी यहाँ से जो नदी थी उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे जल को मोड़ लिया अपनी तरफ, तो इसलिए इसको अपहरण की कोहनी बोलते हैं। इस अपहरण की कोहनी के आगे का जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा शुष्क हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी जल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सहायक नदी इस बी मुख्य नदी से नहीं मिल रही थी। इसलिए इसको बोलेंगे विंड गैप या वात दर्रा, या यानी इस शुष्क घाटी को, जो बी रिवर है इसकी शुष्क घाटी को बोलेंगे वात दर्रा या विंड गैप। और अब बी नदी को, बी रिवर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी हेडेड रिवर या शीर्ष कटी नदी। देखिए इसका शीर्ष भाग ये था, ये कट चुका है, इसलिए इसको बोलेंगे शीर्ष कटी नदी या बी हेडेड रिवर। अब यहाँ पर एक टर्म है बेमेल घाटी, यानी कि मिसफिट वैली। अब देखिए होगा क्या कि पहले बी रिवर में, यानी कि इसमें काफ़ी मात्रा में जल आ रहा था, लेकिन अब वो जल नहीं आ रहा है। इस वजह से इसमें जो इसकी एक दो स्ट्रीम्स या सहायक नदियाँ बची हैं उनका ही जल आ पा रहा है। घाटी काफ़ी चौड़ी है, परंतु जल की मात्रा इसमें कम है, इसलिए इस घाटी में जो जल की मात्रा है उसकी कमी की वजह से वो फिट नहीं हो पाएगा, और वो घाटी जो है वो बहुत ही छोटी दिखाई देगी जल की मात्रा में। इसलिए इसको बोलेंगे हम मिसफिट वैली या बेमेल घाटी। तो आप समझ गए कि जब पर्वतों के ऊपर नदी निकलती हैं जहाँ से, वहाँ पर जो जल विभाजक होता है उसका शीर्षवर्ती अपरदन होता है, और उसके द्वारा जो नदी तीव्र होती है, जिसका ढाल तेज होता है, जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, जो कोमल चट्टानों के ऊपर से, यानी कि वो चट्टानें जो दृढ़ नहीं हैं, उन चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो वो जल्दी उन चट्टानों को काटती है। और यहाँ पर इस इलाके में यदि बारिश ज़्यादा हो रही है तो ये नदी जो होगी वो काफ़ी तेज गति से प्रवाहित होगी, और वो अपने जल विभाजक को काट के पीछे की तरफ हटाती जाएगी। जैसे जैसे ये जल विभाजक पीछे हटेगा वैसे वैसे ये डी रिवर की तरफ बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये सी रिवर की घाटी डी रिवर से मिल जाएगी, और चूंकि सी रिवर का जल का तल डी रिवर के जल के तल से नीचा है, इस वजह से ये डी रिवर सी रिवर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी, और सी रिवर के द्वारा डी रिवर के जल का कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये तो बात हुई जब हेडवर्ड इरोजन होगा, यानी कि शीर्षवर्ती अपरदन के द्वारा होगा। और यदि मान लीजिए कि ये प्रक्रिया दो
प्रौढ़ावस्था वाली नदियों के बीच में हो। तो मान लीजिए ये रिवर ए, ये रिवर बी, ठीक। अब प्रौढ़ावस्था में होता क्या है कि नदियां लेटरल इरोजन यानी कि अपने घाटी को चौड़ा करने का काम करने लगती हैं इस तरीके से। तो ये जो बीच का जल विभाजक है ये कटता जाता है और कटते कटते एक समय ऐसा आएगा जब ये रिवर ए है, ये रिवर बी के जल का अपहरण कर लेगी, क्योंकि रिवर ए में जल की मात्रा ज़्यादा है, रिवर ए का ढाल ज़्यादा है, रिवर ए के जल की गहराई यानी कि तल रिवर बी की तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से रिवर ए रिवर बी को कैप्चर कर लेगी। तो इस तरीके से जो लेटरल इरोजन के द्वारा भी रिवर कैप्चर होता है। इसे आप प्रयागराज में देख सकते हैं। गंगा नदी का जो बहाव है, माने लेटरल इरोजन को आप वहाँ समझ सकते हैं। वो झूसी वहाँ पर एक जगह है, झूसी की तरफ बढ़ रहा है और जो संगम का इलाका है उसको छोड़ते हुए झूसी की तरफ वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये अपने मतलब बाएं किनारे पर ज़्यादा इरोजन कर रही है गंगा नदी। इस वजह से यदि अगर मान लीजिए कोई रिवर इस किनारे पर होगी तो धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात ये इरोजन करते हुए गंगा नदी इस रिवर को अपने में मिला लेगी। इसे ही बोलेंगे हम रिवर कैप्चरिंग। अच्छा, जीर्णावस्था यानी कि वृद्धावस्था में भी होता है यही। जब मियांडर बनाती हुई कोई नदी चले, ऐसे मियांडर बनाती हुई कोई नदी चल रही है और तब मान लीजिए एक रिवर यहाँ से भी मियांडर बनाता हो जा रहा है, ऐसे इस रिवर के मियांडर और इस रिवर के मियांडर जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो क्या होगा, इस नदी का जल इसमें आने लगेगा। सिंपल तो है, यानी कि मियांडर्स के इंटरसेक्शन के द्वारा भी यहाँ पे देखिए ये मियांडर दोनों अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को काट देंगे, तो जिस नदी का तल मान लीजिए रिवर ए, ये रिवर बी, तो ए रिवर का तल यदि नीचा है, इसका ढाल ज़्यादा है यहाँ, और यदि ए रिवर में जल की मात्रा ज़्यादा है, यदि ए रिवर जो बारिश ज़्यादा प्राप्त कर रही है, तो क्या होगा, ए रिवर में बी रिवर का जल अपने आप चला आएगा और बी रिवर की आगे की घाटी जो होगी वो शुष्क हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी। ठीक, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शुष्क नदी की घाटी, जो कि आगे की तरफ पूरी शुष्क हो जाएगी। और इसे वातगर्त यानी कि विंड गैप भी बोलते हैं। तो आपने समझा कि कुल 3 प्रकार से रिवर कैप्चरिंग होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिवर कैप्चरिंग या रिवर कैप्चरिंग की घटना होती है, ऐसे सिंपली पूछ लिया जाए, तो आप वही बताएंगे पहला वाला कारण, यानी कि शीर्षवर्ती अपर्दन। सबसे ज़्यादा रिवर कैप्चरिंग नदी अपने बाल्यावस्था में करती है, जब वो शीर्षवर्ती अपर्दन करती है, यानी कि हेडवर्ड इरोजन का कार्य करती है। यानी कि जब इस अवस्था में नदी होती है, तब जब इस अवस्था में नदी होगी तब हेडवर्ड इरोजन ज़्यादा करेगी और अपने जल विभाजक को काटते हुए क्या करेगी, इसको काट करके और इस नदी के जल को अपने में समाहित कर लेगी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हेडवर्ड इरोजन या शीर्षवर्ती इरोजन के द्वारा नदियाँ जो है अपहरण का कार्य करती हैं। इसे रिवर पायरेसी या रिवर कैप्चरिंग भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर कैप्चरिंग के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।